भौतिक शास्त्र के अध्याय 9 के अंतर्गत अगला प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक है 25। प्रश्न है, किसी उत्तल पृष्ठ के लिए सिद्ध कीजिए कि म्यू बटे भी -1/u बराबर म्यू -1 बटे आर, जहाँ संकेतों के सामान्य अर्थ हैं। दूसरे प्रकार से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है, किसी उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र निगमित कीजिए। इसके पहले जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वो अवतल पृष्ठ के लिए था। इसके पहले इसी सूत्र को, अपवर्तन सूत्र को अवतल पृष्ठ के लिए निगमित करना हम लोग सीख चुके हैं। अब उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र को निगमित करना सीखना है। जैसे कि इसके पहले भी हमने बताया था कि प्रश्न यदि उत्तल पृष्ठ के लिए या अवतल पृष्ठ के लिए, प्रश्न में यदि ऐसा लिखा रहता है तो जिस पृष्ठ के लिए वो पूछ रहा है उस पृष्ठ के लिए आंसर आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन प्रश्न में यदि गोलीय पृष्ठ लिखा है तो गोलीय पृष्ठ में उत्तल पृष्ठ भी आता है, अवतल पृष्ठ भी आता है। इसलिए आप दोनों में से जो आपको अच्छे से बनता हो उस पृष्ठ के लिए आपको ये प्रश्न हल कर देना है। सबसे पहले देखते हैं चित्र। चित्र में क्या है? चित्र में एस पी एस डैश इस प्रकार से एक उत्तल पृष्ठ है। इस पृष्ठ के बाईं ओर क्या है? वायु है, और दाईं ओर म्यू अपवर्तनांक का कोई माध्यम है। दाईं ओर मतलब अपना दायां हाथ देखना है, तो दाईं ओर म्यू अपवर्तनांक का माध्यम है और बाईं ओर क्या है? वायु माध्यम है, यानी वायु है। पी क्या है? पी इसका ध्रुव है, सी वक्रता केंद्र है और पीसी क्या है? मुख्य अक्ष है। अब ऐसा मान लेते हैं कि इसका जो मुख्य अक्ष है पीसी, इस पर एक कोई बिंदु आकार की वस्तु ओ रखी है यहाँ पर। तो इस वस्तु से एक प्रकाश की किरण ये इस प्रकार से आपतित होगी और बिना विचलित हुए ये सीधे इस प्रकार से निकल जाएगी। नियम होता है कि किसी पृष्ठ पर, चाहे वो अवतल पृष्ठ हो चाहे उत्तल पृष्ठ हो, उस पर यदि अभिलंबवत कोई किरण आपतित होती है तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो इस प्रकार से ये बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण ओ ए दिशा में आपतित होगी इस प्रकार से, और अपवर्तन के पश्चात क्या होगा? नियम के अनुसार प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है? प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। बाईं ओर चूंकि वायु है और प्रकाश की किरण को इधर अंदर जाना है, इस तरफ, तो अंदर जाना है मतलब किस में जाना है? सघन माध्यम में जाना है। तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, मतलब अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। अब यहाँ पर अभिलंब कौन सा है? तो अभिलंब है ये डॉट लाइन से जो बना है, ये CN है इसका क्या? अभिलंब। तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, मतलब इसको इस तरफ जाना चाहिए था इधर, तो इधर न जाकर क्या हो गई? देखो ये अभिलंब की ओर ऐसे झुक गई और झुककर कहाँ पहुँच गई? आगे यहाँ पर मिल गई। तो दोनों अपवर्तित किरणें कहाँ पर मिल गई? बिंदु I पर मिल गई। कौन कौन सी दोनों अपवर्तित किरणें? एक किरण OP दिशा में आई थी और अपवर्तित होकर PI दिशा में चली गई थी, सीधी चली गई थी, और दूसरी किरण OA दिशा में आपतित हुई थी और अपवर्तित होकर किस तरफ चली गई? AI दिशा में चली गई। तो दोनों किरणें कहाँ पर मिली? बिंदु I पर मिली, मतलब वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? I पर बनेगा। तो ये इस प्रकार से इसमें O का प्रतिबिंब I पर प्राप्त हो जाता है। अब आपतन कोण कौन सा होगा? तो आपतन कोण कहाँ बनता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में। तो यहाँ पर ध्यान देना है, आपतित किरण ये है, ये जो मैंने अभी खींची है लाइन, ये आपतित किरण की लाइन है,
और अभिलंब कहाँ है, अभिलंब ये डॉट लाइन से बना है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में आपतन कोण कहाँ पे बनेगा, यहाँ पर आई बनेगा। नाम क्या होगा इसका, नाम होगा OAN। आपतन कोण का नाम होगा OAN। इस प्रकार से OAN ये आपतन कोण हो जाएगा। आई से इसे प्रदर्शित करेंगे। दूसरा अपवर्तन कोण, तो अपवर्तन कोण कहाँ बनता है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में। तो अपवर्तित किरण कहाँ है, ये जो इस तरफ आई है रेखा, ये अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है। दोनों के बीच में यहाँ पर जो कोण बनेगा ये अपवर्तन कोण R कहलाएगा। नाम क्या होगा अपवर्तन कोण का, नाम हो जाएगा क्या, IAC बराबर क्या हो जाएगा R। ये यहाँ पर बन रहा है, जहाँ पर ये रेखाएं खिंची हुई हैं, यहाँ पर ये R कोण अपवर्तन कोण बन रहा है। तो इस प्रकार से आपतन कोण और अपवर्तन कोण इसमें बने हुए हैं। अब चित्र बनाते समय जो बातें मैंने बताई हैं उन्हीं बातों को देखो भाषा में लिख लिया गया है। माना कि SPS डैश उत्तल पृष्ठ का मुख्य परिच्छेद है, P इसका ध्रुव है, C वक्रता केंद्र है, पृष्ठ के बाईं ओर वायु तथा दाईं ओर म्यू अपवर्तनांक का कोई माध्यम है। तो चित्र बनाते समय जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो बातें मैंने आपको बताई हैं, उन्हीं को चित्र के नीचे भाषा में लिख लिया गया है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इस पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है। बिंदु वस्तु माने जिसका आकार बिंदु के समान है, बहुत छोटा है। फिर बताया था मैंने कि O से चलने वाली एक किरण वक्रता केंद्र C की दिशा में आपतित होती है और बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। फिर आगे बताया था कि O से चलने वाली दूसरी किरण बिंदु A पर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात अभिलंब CN की ओर झुककर AI दिशा में चली जाती है। दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु कहाँ पर मिलती हैं, I पर मिलती हैं। यहाँ पर सुधार लेना है, जहाँ O लिखा है यहाँ I कर लेना है। तो I पर मिलती हैं, मतलब I का प्रतिबिंब कहाँ, मतलब O का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, I पर बनेगा। मतलब I वस्तु O का प्रतिबिंब होगा। तो भाषा वही सब लिखी हुई है जो चित्र बनाते समय मैंने आपको बताई थी। केवल यहाँ पर ध्यान देना है, जहाँ पर बिंदु O लिखा है वहाँ पर आपको I करना है। अब फिर आपतन कोण भी मैंने आपको बताए थे। आपतन कोण क्या था, कोण OAN बराबर I। अपवर्तन कोण भी मैंने आपको बताया था, अपवर्तन कोण क्या था, IAC बराबर R। तो इतनी चीज़ें चित्र में आप देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उन्हीं को यहाँ पर भाषा में लिखा गया है। अब मान लेते हैं कि आपतित किरण कहाँ है, ये वाली जो किरण है ये आपतित किरण है। तो आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ में अल्फा कोण बनाती है, ऐसा मान लेते हैं, ये यहाँ वाला कोण। फिर मान लेते हैं कि अपवर्तित किरण, मतलब ये वाली किरण, अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के साथ में बीटा कोण बनाती है, ये मान लेते हैं, यहाँ पे बीटा कोण लिखा हुआ है। और जो अभिलंब है, अभिलंब भी मुख्य अक्ष के साथ में कौन सा कोण बना रहा है, गामा कोण बना रहा है, ये यहाँ पर मान लेते हैं। तो तीन कोण ये अपनी तरफ से मान लेना है। अल्फा कोण कहाँ बन रहा है, आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच में। बीटा कोण कहाँ बन रहा है, अपवर्तित किरण और मुख्य अक्ष के बीच में। और जो गामा है वो कहाँ पर बन रहा है, अभिलंब और मुख्य अक्ष के बीच में गामा कोण बन रहा है। चित्र में जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, देखो लिख दिया। माना कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब मुख्य अक्ष के साथ में अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाते हैं। तो चित्र में जो चीज़ें बनी हुई हैं उनको यहाँ पर भाषा में लिख लिया। अब इसके पहले भी हम लोग व्यंजक पढ़ चुके हैं, उसमें भी ये सब चीज़ें बताने के बाद क्या लिखा था, सबसे पहले स्नेल का नियम लिखा था। तो सबसे पहले लिख देंगे स्नेल का नियम, म्यू बराबर साइन I बटे साइन R। अब तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो साइन R का म्यू के साथ गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा म्यू साइन R।
और साइन आई बचा रहेगा, तो ये साइन आई बराबर में लिखा हुआ है, त्रिया गुणा किया तो साइन आई बराबर म्यू साइन आर यहाँ पर आ जाएगा। ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब मान लेंगे कि आई और आर के मान बहुत कम हैं, ऐसा मान लेते हैं। इसके पहले जब अवतल पृष्ठ के लिए हल किया था तब भी आई और आर के मान को बहुत कम माना था, और इस स्थिति में हमने आपको समझा के बताया था कि साइन आई का मान किसके बराबर हो जाता है, आई के बराबर हो जाता है। ऐसा हमने उस समय आपको सिद्ध करके बताया था, है ना। तो यही चीज़ जो वहाँ लिखा था वही यहाँ पर लिखने वाले हैं कि आई और आर के मान बहुत कम हैं, इसलिए साइन आई को लगभग आई माना जा सकता है और साइन आर को लगभग आर माना जा सकता है। ऐसा क्यों होता है, तो कारण हमने बताया था कि आई का मान कुछ भी रख लो, 0 से लेके 1000 2000 कोई भी मान रख लो, हमेशा साइन का जब मान निकालते हैं तो वो -1 से 1 के बीच में होता है। तो जैसे आई का मान लो 1 है, तो आई का मान 1 होगा, मतलब साइन 1 का मान निकालना है, और साइन 1 का मान क्या होगा, -1 से 1 के बीच में। तो मान लो कि -1 से 1 के बीच में 1 है उसका मान, तो क्या आ गया, देखो साइन 1 बराबर 1, मतलब वही साइन आई बराबर आई आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर आई और आर के मान जब बहुत कम होते हैं तो साइन आई को लगभग आई मान लिया जाता है और साइन आर को लगभग आर मान लिया जाता है। ये मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 में रखने पर देखो साइन आई की जगह पे आई आ गया बराबर में म्यू, और साइन आर की जगह पे आर आ गया। ये समीकरण 2 इस प्रकार से यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब समीकरण 2 के बाद त्रिभुज लेंगे ए ओ सी। चित्र में देखते हैं कहाँ पर है ए ओ सी, चित्र में कहाँ पर है, देखो ये है ए ओ सी। ये इस त्रिभुज की बात हो रही है, यहाँ से यहाँ तक ऐसा जो त्रिभुज बना हुआ है इस त्रिभुज की बात हो रही है ना। ये इस प्रकार की आकृति है, ये ऐसी आकृति चित्र में बनी हुई है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ओ है और यहाँ पर सी है। इस त्रिभुज में अंदर यहाँ पर अल्फा कोण बन रहा है, यहाँ पर गामा कोण बन रहा है, और ये रेखा ऐसे आगे गई है तो इसमें क्या बन रहा है, इसमें यहाँ पर आई कोण बन रहा है। इसके पहले भी हमने बताया था कि जब इस प्रकार से त्रिभुज लेंगे तो उसमें बहिष्कोण प्रमेय लगेगी। बहिष्कोण प्रमेय के अनुसार त्रिभुज के अंदर के कोणों का योग बाहर के कोण के बराबर होता है। तो जो त्रिभुज हमने लिया है उस त्रिभुज के अंदर कौन कौन से कोण हैं, अल्फा और गामा। तो अल्फा प्लस गामा का मान किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा। मतलब आई बराबर अल्फा प्लस गामा, अंदर के कोणों का योग बाहर के कोण के बराबर। तो त्रिभुज के अंदर अल्फा और गामा बन रहा है तो उनका योग बराबर आई हो जाएगा। दूसरा त्रिभुज जो इसमें लेना है वो है ए आई सी। ये यहाँ बन रहा है, देखो ये चित्र में, ये यहाँ पे ए आई सी इस प्रकार से यहाँ पर बन रहा है, ये है ए आई सी। इस त्रिभुज की आकृति ऐसी है, देखो ये इस प्रकार की आकृति में ये बना हुआ है, ये ऐसी आकृति का त्रिभुज बना हुआ है, ऐसे इस प्रकार से। इस त्रिभुज में यहाँ पर बीटा कोण है, यहाँ पर आर कोण है, और ये बाहर यहाँ पर कौन सा कोण है, गामा कोण है। तो इसमें भी वही बहिष्कोण प्रमेय लगेगी। बहिष्कोण प्रमेय के अनुसार बाहर वाला कोण जो गामा है अंदर के कोणों अल्फा, अंदर के कोणों आर और बीटा के योग के बराबर होगा। मतलब गामा बराबर हो जाएगा आर प्लस बीटा। चित्र में मैंने आपको जो 2 त्रिभुज बताए थे, देखो वही त्रिभुज यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला त्रिभुज लिया था कौन सा, त्रिभुज ए ओ सी। इसमें बहिष्कोण प्रमेय लगाई तो क्या आया था, आई बराबर अल्फा प्लस गामा, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज कौन सा लिया था, त्रिभुज ए आई सी। इसमें बहिष्कोण प्रमेय लगाई तो क्या आया, गामा बराबर आर प्लस बीटा।
इसमें गामा का मान चूंकि निकला हुआ है और आर का मान चाहिए, तो बीटा को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो आर का मान निकल आएगा। बीटा को पक्षांतर करेंगे तो गामा के माइनस में बीटा हो जाएगा और आर का मान यहाँ पर निकल आएगा। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर बहिष्कोण प्रमेय लगाई गई है। कक्षा 9th में मैथ में पढ़ी होगी आप लोगों ने। ठीक है, तो आपको जहाँ पर बहिष्कोण लिखा है वहाँ पर आपको बहिष्कोण प्रमेय लिख लेना है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये आई और आर के मान जो निकलते हैं इनको कहाँ रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं, है ना। समीकरण 2 जो यहाँ पर दिख रहा है, इस समीकरण 2 में आई और आर के मान रख देंगे। जब मान रखेंगे तो ध्यान देना, देखो मैंने गोला लगाया हुआ है समीकरण 2 में। समीकरण 2 में जब मान रखेंगे, देखो तो आई का मान रखेंगे तो अल्फा प्लस गामा हो जाएगा, बराबर में म्यू, और आर का मान रखेंगे तो गामा माइनस बीटा हो जाएगा। अब क्या करना है, देखो अल्फा प्लस गामा की जगह पे अल्फा प्लस गामा को रखना है, ठीक है, और म्यू का बराबर के उस तरफ म्यू का गुणा कर देना है। तो बराबर के उस तरफ म्यू का ब्रैकेट में गुणा होगा तो म्यू का पहले गामा के साथ गुणा होगा तो म्यू गामा आ जाएगा, माइनस म्यू का बीटा के साथ गुणा होगा तो म्यू बीटा आ जाएगा। अब क्या करना है, जिनमें जो अल्फा वाले जिनमें म्यू नहीं है, म्यू वाले मानों को एक तरफ करना है, और यहाँ पर ध्यान देना है, जो गामा वाले मान हैं उन गामा वाले मानों को बराबर के उस तरफ ले जाना है, और जिनमें गामा नहीं है उनको बराबर के इस तरफ लाना है। थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना है ना। ऊपर मैंने कह दिया था कि म्यू वाले मानों को, तो म्यू वाले मानों को नहीं, यहाँ पर ध्यान देना है, गामा वाले मानों को बराबर के उस तरफ, और जिनमें गामा नहीं है उनको बराबर के इस तरफ लिखना है। अब देखो यहाँ पर लिख लिया, जिसमें गामा नहीं था ऐसा मान अल्फ़ा था तो अल्फ़ा आ गया, बराबर के उस तरफ से म्यू बीटा जो था उसमें गामा नहीं है, तो गामा जिसमें नहीं है उनको बराबर के इस तरफ लाना है। तो माइनस का म्यू बीटा बराबर के इस तरफ जब आएगा तो प्लस का म्यू बीटा हो जाएगा। और बराबर के उस तरफ किसको रखना है, गामा और गामा वाले मानों को, है ना। तो प्लस का जो गामा इस तरफ था उसको पक्षांतर कर देंगे उस तरफ, तो वो माइनस का गामा हो जाएगा, और म्यू गामा उसमें पहले से लिखा है। तो दोनों में देखो गामा कॉमन ले लिया गया है, यहाँ पर गामा कॉमन लेंगे तो म्यू गामा में से गामा कॉमन होगा तो म्यू बचेगा, और माइनस में म्यू में से गामा कॉमन होगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, चाहें तो अब समीकरण 3 के पहले एक स्टेप ऐसा बढ़ा सकते हैं, समीकरण 3 के पहले एक स्टेप बढ़ा लेना इस प्रकार से, तो समझने में थोड़ी सुविधा होगी। ये बराबर के इस तरफ तो ऐसे ही रखना है, बराबर के उस तरफ क्या करना है, बराबर के उस तरफ म्यू वाले मानों को गामा वाले मानों को रखना है। तो गामा वाले मान कौन कौन से हैं, तो म्यू गामा ये हो गया एक तो, और बराबर के इस तरफ प्लस गामा लिखा था उसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस का गामा उस तरफ जाएगा तो माइनस का गामा हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से बराबर के उस तरफ आ जाएगा। अब बराबर के इस तरफ अल्फ़ा प्लस म्यू बीटा ये जैसा है वैसा रहेगा, बराबर के उस तरफ क्या हो जाएगा, गामा कॉमन हो जाएगा, गामा कॉमन होगा तो यहाँ म्यू बचेगा, और माइनस में गामा कॉमन होगा तो 1 बचेगा। तो ऐसे ये लास्ट में समीकरण 3 में ये लास्ट वाला स्टेप उनने डायरेक्ट लिख दिया है ना। तो ये ध्यान देना है, चाहें तो आप ये पहले ये वाला स्टेप लिख लें जहाँ मैंने लाइन खींची है, उसके बाद आपको समीकरण 3 में जो लिखा है इसको लिख लेना है, तो आपको समझने में सुविधा होगी। समीकरण 3 बन जाने के बाद आपको अल्फ़ा बीटा और गामा के मान निकालने हैं। अल्फ़ा क्या है, तो चित्र में दिख रहा हो, देखो अल्फ़ा कहाँ पे बन रहा है, ये जहाँ पर बिंदु ओ लिखा है यहाँ पर अल्फ़ा कोण बन रहा है। तो कोण बराबर चूंकि चाप बटे त्रिज्या होता है, ध्यान देना है, इसके पहले भी ये सूत्र लगा चुके हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कोण कितना है, अल्फ़ा, बराबर में चाप कितना होगा, ये पी से ए तक की जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है ये चाप है, ठीक है। तो चाप हो गया पी ए,
और बटे में त्रिज्या क्या होगी, ओ से पी तक की जो दूरी है ये त्रिज्या है, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये अल्फा का मान हो गया। अब ऐसे ही बीटा का मान देखेंगे तो बीटा कोण कहाँ पे बन रहा है, ये बिंदु आई पर बन रहा है। बिंदु आई पर बीटा कोण जो बन रहा है, तो कोण हो गया बीटा बराबर चाप क्या होगा, चाप हो जाएगा यही पी ए, यहाँ से यहाँ तक ये चाप हो गया पी ए, और बटे में त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या होगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब पी आई। मान लिखते समय ध्यान देना है कि पी को पहले लिखना है, क्योंकि सभी दूरियां पी से नापना है, इसलिए पी आई बोलेंगे, आई पी या ओ पी इस प्रकार से नहीं बोलेंगे। तो ये बीटा का मान हो गया। तीसरा जो मान निकालना है वो है गामा का। अब गामा कोण कहाँ पर बन रहा है, बिंदु सी पर बन रहा है, यहाँ पर बिंदु सी पर गामा कोण बन रहा है। अब बिंदु सी पर गामा कोण बनेगा तो चाप क्या होगा, चाप फिर से वही पी आई है ना, तो कोण हो गया गामा बराबर में चाप हो गया पी ए, चाप हो गया पी ए, और बटे में त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या यही सी से पी तक की दूरी, मतलब पी सी। तो ये इस प्रकार से अल्फा, बीटा और गामा के मान निकाल के समीकरण 3 में रखने हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, देखो सूत्र लगा दिया वही, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, और फिर वही अल्फा, बीटा और गामा के मान जैसे मैंने आपको चित्र में निकाल के बताया वैसे यहाँ पे निकाल लिए गए हैं। अब ये अल्फा, बीटा और गामा के मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो पहले अल्फा है तो अल्फा का मान हो गया पी ए बटे ओ प्लस म्यू है, फिर बीटा का मान है पी ए बटे पी आई बराबर, फिर गामा है, गामा का मान पी ए बटे पी सी और ब्रैकेट में म्यू माइनस 1। तो अल्फा, बीटा और गामा के मान समीकरण 3 में रख दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देना, देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में पी ए है, देखो तो लेफ्ट हैंड साइड में पी ए कॉमन लेके लेफ्ट हैंड साइड के पी ए से उसको कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल करने के बाद क्या होगा, जब यहाँ पी ए कैंसिल हो जाएगा तो 1 बटे पी ओ बचेगा, प्लस यहाँ पी ए कैंसिल हो जाएगा तो म्यू बटे पी आई बचेगा, फिर म्यू माइनस 1 बटे पी सी बचेगा, है ना। दोनों पक्षों में पी ए से पी ए कैंसिल हो गया और समीकरण 4 इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। अब ये जो समीकरण 4 में पी आई, पी ओ, पी सी हैं, इनके मान चिन्ह पर पाटी से निकाल कर यहाँ पर रख देना है। अब चित्र में देखते हैं, देखो सबसे पहले पी ओ देखते हैं। पी क्या है, पी है ध्रुव, ये है यहाँ पर, और ओ है वस्तु। ध्रुव से वस्तु की दूरी को यू कहा जाता है, और चिन्ह पर पाटी के अनुसार किस तरफ नाप रहे हैं, इधर से सभी दूरियां ध्रुव से नापना है ना, तो पी से ओ की तरफ, माने आपतित किरण की विपरीत दिशा में नाप रहे हैं, इसलिए यहाँ पर विपरीत दिशा में होने के कारण यहाँ पर माइनस का निशान आ जाएगा, है ना। पी से ओ की तरफ नाप रहे हैं ना, प्रकाश की किरण हमेशा बाईं से दाईं ओर, मतलब ऐसे जाती है, ये रेखा मैंने जो बनाई है इस तरफ जाती है, और हम लोग नाप रहे हैं किस तरफ, पी से ओ की तरफ, क्योंकि सभी दूरियां ध्रुव से नापना है, तो विपरीत दिशा में नाप रहे हैं, इसलिए माइनस का निशान यहाँ पर यू के सामने आ जाएगा। अब देखते हैं पी आई। पी आई कहाँ है, ये है बिंदु पी और ये है आई। पी है ध्रुव और आई है वस्तु। ध्रुव से वस्तु की दूरी को भी कहा जाता है, ध्रुव से वस्तु की दूरी को भी कहते हैं। और किस दिशा में नाप रहे हैं, देखो ध्रुव से वस्तु की ओर नापना है, मतलब पी से आई की ओर नापना है, उसी दिशा में किरण जा रही है, इसलिए भी कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तीसरी दूरी जो हमको चाहिए वो है पी सी। पी क्या है, पी है ध्रुव और सी है वक्रता केंद्र। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को आर कहा जाता है, और ये भी इसी दिशा में नाप रहे हैं जिस दिशा में किरण जा रही है, इसलिए ये भी कैसी होगी, धनात्मक होगी, है ना। तो हमने बताया था
सीधे सीधे हमने आपको बताया था कि यदि बाईं तरफ दूरियां नापते हैं तो वो ऋणात्मक होती हैं और दाईं तरफ यदि दूरियां नापते हैं तो वो धनात्मक होती हैं। तो डायरेक्ट आपको याद रखना है, तो इससे धन और ऋण लगाने में आपको सुविधा होगी। जैसा कि चित्र में मैंने आपको बताया उन्हीं को देखो यहाँ लिख लिया गया, उन्हीं मानों को। PO का मान -U लिखा है, PI का मान V लिखा है और PC का मान R लिखा है। चित्र में मैंने जो आपको बताया वही मान यहाँ पर लिख गए। अब समीकरण 4 में इन मानों को रखेंगे। समीकरण 4 में जब मान रखेंगे तो 1/PO है समीकरण 4 में, तो PO का मान -U हो गया, प्लस μ/PI है तो PI का मान V हो गया, बराबर μ-1/PC है तो PC का मान R आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, प्लस वाले मान को पहले लिख लेंगे। तो μ/V प्लस का है तो इसको पहले लिख लिया, और माइनस का है 1/U तो इसको बाद में लिख लिया, बराबर में μ-1/R। तो ये इस प्रकार से अपवर्तन सूत्र निकल आता है किसके लिए, उत्तल पृष्ठ के लिए।